इस प्रकार बताया है कि अगर देखिए 11.9 यानी कि 11.9 ग्राम पर डेसीलीटर से अधिक है तो क्या है, सामान्य हेमोग्लोबिन है। ठीक है, अगर 11 से 11.9 ग्राम है तो यानी कि आपको हल्का एनीमिया है। ठीक है, अगर 8.0 से 10.9 ग्राम है तो यानी कि आप मध्यम एनीमिया में आते हैं। साथ ही साथ अगर आपका 8 ग्राम से कम है तो आपको गंभीर एनीमिया है। ठीक है, इसके लिए आप ब्लड टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन की बुकलेट है जिसमें बहुत अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से आप जो है हेमोग्लोबिन के स्तर का अनुमान लगा सकते हैं, उस बुकलेट की भी मदद ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम डायबिटीज की। अब डायबिटीज आप सभी को पता है कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। हर दूसरे तीसरे साथी का आपको सुनने में मिल जाएगा कि उनको डायबिटीज है, और भारत में बहुत तेजी से जो है ये समस्या बढ़ रही है। किसी का ग्लूकोज फास्टिंग, ग्लूकोज रैंडम, HbA1c जो अलग अलग टेस्ट होते हैं वो हाई ही आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो मैंने HbA1c टेस्ट की बात करी, HbA1c टेस्ट क्या होता है, जब हम HbA1c टेस्ट करवाते हैं तो पिछले 3 महीने का जो ब्लड रिपोर्ट्स होता है ना, वो आपको एक परसेंटेज की फॉर्म में जो है वो आपको शो होता है। इसमें क्या है कि 3 महीने में जो HbA1c आया है उसमें 1% या उससे ज्यादा की कमी आपको देखने को मिलेगी। जैसे पहले दिन आपने HbA1c टेस्ट कराया, फिर आपने प्रॉपर सीड्स के माध्यम से अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में, अपने व्यायाम में बदलाव करना है। और ठीक है, उसके बाद फिर 90 दिन बाद आपको दोबारा से लैब टेस्ट करवाना है। जब आप लैब टेस्ट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो HbA1c रिपोर्ट है वो पहले के कंपैरेटिवली कम हुआ है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जो मैं बार बार सीड्स का माध्यम बोल रही हूँ, S फॉर स्लीप, E फॉर इमोशनल वेलबींग यानी कि भावनात्मक स्वास्थ्य, E फॉर एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, D फॉर डाइट और S फॉर सप्लीमेंट। तो ये है पूरा सीड्स, यानी कि हमें अपनी नींद में भी बदलाव करना है, हमें अपने व्यायाम में भी बदलाव करना है, साथ के साथ हमें अपने भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, और सबसे मेन हमें अपने आहार पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। डायबिटीज के हिसाब से हमें अपने खाने पीने में भी बदलाव करना है। ये नहीं कि हम सिर्फ सप्लीमेंट्स लेते जा रहे हैं और डायबिटीज जो हमारा डाइट है उसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आपको प्रॉपर सीड्स के माध्यम से अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है, तभी आपको 3 महीने बाद प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पाएंगे। तो जो ये पैरामीटर्स जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जरूर आप नोट डाउन करते जाइए कि आपको कैसे कैसे बदलाव देखने को मिलेंगे। अब देखिए, डायबिटीज के जो सामान्य पैरामीटर्स होते हैं क्या होते हैं, देखिए अलग अलग होते हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग जो मैंने आपको अभी बताया था, एक यानी ब्लड शुगर फास्टिंग यानी कि 10-12 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए जो ब्लड टेस्ट होता है वो कहलाता है ब्लड शुगर फास्टिंग। फिर आता है ब्लड शुगर रैंडम। ठीक है, ये क्या है, खाने के 2 घंटे बाद दिन में किसी भी समय किए जाने वाला टेस्ट, मतलब कि फास्टिंग खाली पेट टेस्ट होता है, हमें कुछ नहीं खाना होता। ब्लड शुगर रैंडम में आपको क्या करना होता है, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप दिन में कभी भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। और सबसे मेन HbA1c, इसमें क्या होता है, 3 महीने का औसत ब्लड शुगर आपको बता दिया जाता है, और अगर ये कंफर्म है, ये पॉजिटिव है, तो इट मींस कि आपको डायबिटीज है, आपको शुगर की समस्या है। ठीक है, अब देखिए अगर सामान्य ब्लड शुगर क्या होता है, अगर आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आती है तो आपका सामान्य ब्लड शुगर है। ठीक है, ब्लड शुगर रैंडम, अगर आपकी जो ब्लड शुगर है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आती है तो सामान्य है। अगर ऊपर जाती है तो वो फिर आपके लिए थोड़ा सा सोचने
थोड़ा सा जो है वो मुश्किल पैदा करने वाली बात हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना है हमें इस चीज का। और HbA1c 4% से 5.7% के बीच में आती है, तो मतलब कि आपका सामान्य ब्लड शुगर है। ठीक है, अब देखिए ये तो थी हमारी सामान्य की रेंज। अगर आपका ब्लड शुगर फास्टिंग 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आती है, तो यानी कि आप प्री डायबिटीज हैं। वहीं अगर आपकी ब्लड शुगर रैंडम जो है वो 140 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आती है, तो भी आप प्री डायबिटीज के बीच में आ रहे हैं। और जहां HbA1c आपका 5.7% से 6.5% हो जाता है, तो भी आप प्री डायबिटीज की रेंज में आते हैं। ठीक है, और डायबिटीज मतलब प्री डायबिटीज ये है। इसके बाद अगर हम डायबिटीज की बात करें तो ब्लड शुगर फास्टिंग आपकी 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है। अगर ब्लड शुगर रैंडम आपकी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है और HbA1c अगर आपका 6.5% से ज्यादा है, तो आप कंफर्म डायबिटीज के मरीज बन चुके हैं, शुगर आपको कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स आप सभी को जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के पास जा रहे हैं तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको खुद को पता होनी चाहिए, तभी आप किसी और की जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं उन्हें देख के बता सकते हैं कि प्रेजेंटली वो किस स्टेज पर है। अब हम बात करें मोटापे की, तो यहाँ पर क्या है, पैरामीटर्स क्या है। ठीक है, पैरामीटर्स के बारे में हम पहले हम पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सामान्य पैरामीटर क्या होता है, BMI के हिसाब से आपको करना है। अगर जो BMI है वो 25 से 29.9 के बीच में आता है, BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अगर वो 25 से 29 के बीच में आता है तो आप ओवरवेट में आते हैं। ठीक है, अगर 30 से 34.9 के बीच में आता है तो आप हल्का मोटापा यानी कि क्लास 1 की कैटेगरी में आते हैं। अगर BMI बॉडी मास इंडेक्स अगर 35.39.9 के बीच में आता है तो आप मध्यम मोटापे यानी कि क्लास 2 के बीच में आते हैं। ठीक है, और अगर जो BMI है वो 40 से ऊपर है तो फिर आप गंभीर मोटापा यानी कि क्लास 3 के कैटेगरी में आते हैं। चलिए एक बार जरा मैं स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ, जरा मुझे बताइए टूल का इस्तेमाल करेंगे कौन सा हमारे पास ऐसा टूल है। चैट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट से, इतने साथी हमारे 550 साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा चैट बॉक्स में आंसर करिए कि यहाँ पर आपका ऐसा कौन सा टूल है जिसके इस्तेमाल से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। चलिए जरा नहीं हैंड रेस नहीं करिए, चलिए जी बिल्कुल ठीक, काफी सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक। बॉडी स्कैनर आप सभी के पास जरूर होना चाहिए, और बॉडी स्कैनर से आप फटाफट से उनकी कितना फैट परसेंटेज है, कितना विसरल फैट है, कितना वाटर वेट है, कितना मास वेट है, सब कुछ आप फटाफट से उन्हें कैलकुलेट करके बता सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो आपके पास इंच टेप हो, ठीक है, या फिर बेस्ट है बॉडी स्कैनर, तो सभी के पास होना चाहिए। बॉडी स्कैनर मशीन से आप ज्यादा डिटेल में उन्हें अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है कि जिनका वजन ज्यादा है, ठीक है, उनको आपने प्रॉपर सीड्स के माध्यम से समझाना है कि उन्हें अपने खान पान में क्या बदलाव करना है, क्या कौन कौन से व्यायाम करने हैं, कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज करने हैं। ठीक है, फिर प्रॉपर 3 महीने उनका फॉलोअप करना है और उसके बाद देखना है कि उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार आपको बताती हूँ कि कम से कम 3 महीने में उनका 5 किलो वेट जरूर कम होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 महीने में 5 किलो वेट, 5 कोशिश करिए 5 हो जाए, 4 हो जाए, पर जितना मैक्सिमम होगा उतना ज्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। अब एक दूसरा भी पैरामीटर है जिसके हिसाब से आप मोटापे का अंदाजा लगा सकते हैं। जिन्होंने अभी तक बॉडी स्कैनर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है या ऑर्डर नहीं करी है, वो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। shop.nutricharge.in/e-commerce जो हमारी वेबसाइट है, जहां सारे टूल्स अवेलेबल है, वहां से आप बॉडी स्कैनर जो है ऑर्डर
कर सकते हैं और वो घर बैठे आपके पास आ जाएगी। दूसरा है कमर का घेरा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर जो कमर का घेरा है, जनरली आपने नोटिस किया होगा कि जो पेट होता है उसी के आसपास पूरी चर्बी होती है। ठीक है, तो जो आपके पास इंच टेप होता है, जो उससे अगर आप नापे तो देखिए, अगर 37 इंच से पुरुषों में अगर 37 इंच से ज्यादा है, 37 इंच या फिर 94 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो खतरनाक है। ठीक है, लेकिन अगर 40 इंच है या 102 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो ज्यादा खतरनाक है। महिलाओं में अगर 31.5 इंच यानी कि 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो खतरनाक है, और अगर 35 इंच से ज्यादा है तो वो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स जो हैं उन्हें जरूर नोट करके रखिए, जो आगे चल के आपको काम आएंगे। और जहां पर भी आपको दिखता है जो यूजर हैं जिन्हें आप समझाने जा रहे हैं, अगर उनका इस दायरे से ज्यादा आता है तो उन्हें प्रॉपर सीट्स फॉलो अप करवाइए। ठीक है, और 3 महीने बाद उनका जरूर रिकॉर्ड लीजिए। अब मुझे जरा ये बताइए कि मैं बार बार सीट्स बोल रही हूँ, तो सीट्स की नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? कौन सी ऐसा टूल है हमारा जिसमें सभी की जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, ठीक है, उनके जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनमें पूरा सीट्स के माध्यम से बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया। देखिए, हैंड रेज चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर करते जाइए। बिल्कुल ठीक, हिमांशु जी ने बताया है सेहत का जश्न और सबसे पहले सेहत। बिल्कुल जी, सबसे पहले सेहत बुक जो है वो यहाँ आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो जो सबसे पहले सेहत बुक है वो भी हमारी वेबसाइट है और टूल्स वाली वेबसाइट है, उस पर अवेलेबल है। जाइए, फटाफट से सेलेक्ट करिए, पेमेंट करिए, एड्रेस डालिए, घर बैठे वो बुक आपको मिल जाएगी। तो अगर आप सभी सेहत के सितारों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके पास बॉडी स्कैनर साथ के साथ जो सबसे पहले सेहत है वो जरूर होनी चाहिए। चलिए, ये तो बात थी हमारी मोटापे के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है सभी के बीच में। आपने खुद नोटिस किया होगा, हर दूसरे तीसरे जो भी हमारे साथी हैं जिनसे हम मिलते हैं, जनरली उनकी कंप्लेन रहती है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। यहाँ पर आपको क्या करना है, उनका ब्लड टेस्ट करवाना है। पहले दिन की रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, और दूसरा 90 दिन की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। और इन 3 महीनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए? कम से कम 20% एलडीएल में कमी होनी चाहिए। यहाँ आपको और भी बहुत सारे पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ नोट डाउन करिए कि 3 महीने में 20% यानी कि 14 से 20 मिलीग्राम एलडीएल में कमी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ देखिए, हम पैरामीटर्स आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब कोई आपको ब्लड रिपोर्ट्स दिखाए ना, तो आपको वो जो ब्लड रिपोर्ट्स है ना वो पढ़नी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस रेंज से अगर नीचे है तो खतरनाक है, किस में अगर ऊपर है तो खतरनाक है। तो आप उनको सही तरीके से ब्लड रिपोर्ट समझा सके, इसके लिए हम आपको जितनी भी समस्याएं हैं उनके जो सामान्य पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो जरूर नोट डाउन करते जाइए। तो देख, जो रेंज होती है ना वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। एचडीएल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ये कितना होना चाहिए? 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक होना चाहिए, तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, जो कुल कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितना होना चाहिए? 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो कितने होने चाहिए? 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होने चाहिए। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल का किसी को टेस्ट करवा रहे हैं तो सिर्फ एचडीएल ही अधिक होना चाहिए, बाकी जितना है एलडीएल है, कुल कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखा होता है, या ट्राइग्लिसराइड्स है, वो क्या होने चाहिए? कम होनी चाहिए अपनी रेंज से। ठीक है, तो ये है हाई कोलेस्ट्रॉल के सामान्य पैरामीटर। अब अगर हम बात करते हैं हाइपोथायराइड की, ये आपने महिलाओं में जनरली नोट किया होगा कि ये कॉमन प्रॉब्लम है। जो थायराइड की जो दिक्कत है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। हर दूसरी या तीसरी महिला जो है वो थायराइड की दिक्कत से
जूझ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले दिन की जो थायराइड की रिपोर्ट है और जो 90 दिन बाद की जो थायराइड की रिपोर्ट है, उसमें कम से कम 20% की कमी आनी चाहिए। T3, T4, TSH में कमी होनी चाहिए। अब हाइपोथायराइड के सामान्य पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल जो है पैरामीटर्स क्या होते हैं, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। कि देखिए, हाइपरथायराइड TSH वैल्यू डिपेंड करती है। TSH वैल्यू नॉर्मल क्या है, ज्यादा सक्रिय थायराइड क्या होता है, जो 0 से 0.4 के बीच में है। ठीक है, सामान्य यानी कि 0.4 से 4.0 के बीच में होना चाहिए। हल्का थायराइड किस में आएगा, 4.0 से 10 के बीच में होना चाहिए। ये अलग अलग रेंज है। और हाइपोथायराइड यानी कि बहुत कम सक्रिय थायराइड 10 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ ही आंखें और बाल, इसके ऊपर भी हमें कार्य करना है। ठीक है, आप देखते हैं किसी को चश्मा लगा हुआ है, किसी को थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। इसमें क्या है, 3 महीने में चश्मे का जो नंबर है उसमें कमी आनी चाहिए। पहले दिन और आंखों के टेस्ट की जो 90 दिन की रिपोर्ट है, दोनों में कमी आनी चाहिए। ठीक है, जो नंबर है वो कम होना चाहिए, तभी जो है, जो आप 3 महीने का जो हमारा प्रॉपर जो हम सेहत के सितारे पे काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा। जितने भी लेवल से देखिए कमी आएगी तभी आप सक्सेसफुल होंगे। साथ ही साथ बालों की अगर हम बात करें तो 3 महीने में बालों के स्वास्थ्य में विजिबल डिफरेंस हमें नजर आना चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले दिन की बालों की फोटो ले सकते हैं, उसके बाद 90 दिन के बाद की बालों की फोटो ले सकते हैं। जब आप उसको नोट कर देखेंगे तो आपको खुद मतलब विजिबल डिफरेंस नजर आना चाहिए कि पहले बहुत हल्के थे, अब बहुत अच्छे हो गए हैं, घने हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं। इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बीच में भी कहा था और कि हम बार बार सीड्स की बात कर रहे हैं, तो सीड्स की फुल फॉर्म दोबारा से नोट डाउन कर लीजिए। S फॉर स्लीप यानी कि नींद, E फॉर इमोशनल वेलबींग यानी कि भावनात्मक स्वास्थ्य, E फॉर एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, D फॉर डाइट यानी कि आहार और S फॉर सप्लीमेंट। और ये सीड्स का